आई होप आपने लास्ट लेक्चर गो थ्रू किया होगा सीवी से रिलेटेड। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आपको पता ही है कि जिसमें आपका सारा प्रोफाइल होता है, आपका सारा नो हो होता है। आप दुनिया में आके अभी तक आपने क्या करिश्मे सर अंजाम दिए, आप हो क्या एक्चुअली, आपका नाम क्या, क्योंकि आपके मैं कहाँ पे रहता हूँ, मैंने कौन सी क्वालिफिकेशन, ये कितना एक्सपीरियंस है, आप मुझे नहीं जान पा रहे तो आप दूसरों को कैसे जान पाएंगे। ठीक है जी। तो इंसान अपने बारे में बताता है। जिस तरह प्रोडक्ट, बेटा आप कोई दवाई खरीदते हो, बी में लिटरेचर होता है ना, और लिटरेचर बताता है कि इस दवाई में क्या फायदियत है, कैसे बनी है, क्या प्रिकॉशंस करनी है। आप कोई भी चीज खरीदते, कोई भी डिवाइस खरीदते हो तो साथ उसके एक मैनुअल होता है ना कि जो ये बताता है कि ये डिवाइस कैसे चलेगी। सेम हैपेंस ओके विद यू, कि आपने अपनी जात के बारे में बताना है, हु यू आर, आप हो कौन, आपने क्या किया, क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन। ठीक हो गया जी। सो दैट इज कॉल्ड, हमने सीरीज को गो थ्रू किया था। अब उससे ही रेलिवेंट जो, not relevant, it's very different sort of topic, and the next topic is the memos. आपने बड़ा मेमो पढ़ा है अभी तक, चैप्टर 6 तक कई दफा आप गो थ्रू कर चुके हो, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं बताया गया था कि आपने मेमोस बनाने कैसे, आपने मेमोस प्रेजेंट कैसे करने हैं। और मेमोस इज द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ द मेमोरेंडम। ठीक है, मेमोरेंडम क्योंकि काफी लेंथी वर्ड है, तो हम सिर्फ मेमो से ही जो है ना, और मेमोरी से बेसिकली ये वर्ड निकला है, मेमोरी से वर्ड निकला है। ठीक है, सो लेट मी गो थ्रू दी फर्स्ट। सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज, ये तो सॉरी हो गया था लास्ट में हमारा। ठीक है जी, जस्ट अ सेकेंड जी। यस, सो दिस वाज आवर लास्ट, जस्ट ये तो लास्ट टाइम हो गया था ना। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं जी। आज हमने क्या गो थ्रू करना है जी, एज यू कैन सी अभी सरप्राइज है, बट इट्स गोना बी हियर, सो दैट इज गोना बी हियर इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है जी, एंड दिस इज कॉल्ड मेमोस, दिस इज कॉल्ड द मेमोरेंडम। ठीक है जी। सो मेमोस क्या होते हैं जी बेटा? रिटन मैसेज इन बिजनेस। बिजनेस में हम हर चीज का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। कोई भी बात होती है, कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, हम हर चीज को एक अपने रिकॉर्ड में महफूज रखना चाहते हैं। फ्यूचर में देखना चाहते हैं कि हमारी पहले क्या ट्रांजैक्शन, हमने किसको क्या मैसेज भेजा। वो जो रिकॉर्ड रखना है, दैट इज कॉल्ड द मेमोरेंडम, जो आपका इंटरनल होता है, जो आपके अपनी सहूलत के लिए होता है कि बाद में आपको फैसिलिटेट करता है। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड द मेमोरेंडम। अ शॉर्ट नोट रिटन एज अ रिमाइंडर, वही है, एक नोट लिखते हो। जिस तरह से आप खुदारा आप बुक पे भी आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नोट्स लिखते हो, मेरे लेक्चर गो थ्रू कर रहे हो ना, और मेरे लेक्चर गो थ्रू करने के साथ आप साइड पे कुछ नोट्स भी लिख रहे हो, तो वो आपके अपने रिमाइंडर के लिए, आपके अपनी यादाश्त के लिए, आपके अपने फायदे के लिए। तो जो आपके अपने फायदे के लिए है, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ मेमोरेंडम, या मेमोरी के लिए ना। बेसिकली इंसान भुलक्कड़ है, भूल जाता है, आप भूल जाते हो, साथ ही लिखते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा हाफिज़ा इतना कमज़ोर हो गया, हम चैप्टर 6 में पहले पढ़ चुके हैं कि ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड ड्यू टू रॉन्ग लिविंग स्टाइल्स एंड बैड ईटिंग हैबिट्स, जंक फूड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, हमारा हाफिज़ा तो वैसे ही अल्लाह माशाल्लाह जो है ना वो नहीं है टू द पॉइंट, या बहुत कमज़ोर हो गए हैं। ठीक है जी। सो लेट मी गो थ्रू। मेमो क्या होता है जी? शॉर्ट फॉर मेमोरेंडम, अ रिटन मैसेज इन बिजनेस। ठीक है जी। अ शॉर्ट नो रिटन एज अ रिमाइंडर, वही बुक की लाइन एग्जैक्टली मैंने आपकी यहाँ पे लिख दी थी।
ठीक है जी। अब उसके बाद जी सॉरी यस ये इस हेयर जी सो बिफोर अब एक्सप्लेनेशन में जा रहा हूँ। बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस मेमो यूज टू इनफॉर्मली रिटन बेस्ड पेपर मैसेज एक्सचेंज बिटवीन कोलीग विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। अब आजकल जो हम मोस्टली कम्युनिकेशन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अब की बात कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ, अब जो मोस्टली कम्युनिकेशन हो रही है वो हो रही है किसके थ्रू? ईमेल के थ्रू हो रही है। पहले ये जो कम्युनिकेशन थी पेपर बेस्ड थी, टक सारा दिन। अब तो खैर अब टक वाला सीन आया, लैपटॉप और कंप्यूटर और all the day screening से हम काम कर रहे होते हैं। But before it was not the case. Before we had a pen and pencil, pen and paper I must say, ठीक है जी। बिफोर हमारा वो सीन था। ये कहना चाह रहा है कि पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में, फर्म्स में कम्युनिकेशन होती थी वो पेपर बेस्ड थी, और अब जो कम्युनिकेशन हो रही है वो स्क्रीन बेस्ड हो रही है। स्क्रीन में हम जो मोस्टली कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो ईमेल्स के थ्रू कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम, चाहे आप पेपर बेस्ड करें, चाहे स्क्रीन बेस्ड करें, चाहे ईमेल बेस्ड करें। ऑल्दो इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम पेपर टू मेल, ठीक है नी। अब जो कम्युनिकेशन है मोस्टली वही कह रहे हैं कि अब जो कम्युनिकेशन है मोस्टली वो बेटा पेपर से किस साइड पे मूव कर गई है? मेल वाली साइड पे मूव कर गई है, ठीक है जी। पहले पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन होती थी, अब ये मेल बेस्ड कम्युनिकेशन होती है। यहाँ तक ओके है जी। नेक्स्ट सिस्टम जी। So the big change has been a significant increase in memo-based email exchange between an organization and external stakeholders such as customer supplier. Even क्या ये कहना चाह रहा है कि even की जो external communications हो रही हैं वो भी emails based हो रही हैं। हम जब customers के साथ कर रहे हैं, different stakeholders के साथ कर रहे हैं, banks के साथ कर रहे हैं, suppliers के साथ कर रहे हैं, even की जो हमारी external communication है वो भी मेमो बेस्ड होती जा रही है कि हम थोड़ा सा इनफॉर्मल टच में आए। अपने जो हम कम्युनिकेशन है थोड़ी सी इनफॉर्मल करना शुरू कर दिया हमने, या फॉर्मल तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं कि जो उनसे आपका ताल्लुक जो है ना पुराना ताल्लुक है, 20 साल से वो या 5 साल से, काफी अरसे से वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, एक सप्लायर है, काफी अरसे से कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो आपको जानते हैं, आप उसको जानते हो, तो फिर आप मेमो बेस्ड ईमेल कर दो। जिनको हम नहीं जानते, जिनमें आशनाई नहीं है, जो एक दूसरे को एज सच रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनके लिए तो हम प्रॉपर लेटर ही लिखेंगे। लेकिन जिनको हम जानते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल है चाहे इंटरनल है, हम मेमो बेस्ड कम्युनिकेशन कर देंगे, क्योंकि लेटर में आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज का ध्यान रखना पड़ता है और वो फॉर्मेलिटीज बहुत टाइम कंज्यूम करती है। मेमो में आप जल्दी कम्युनिकेशन कर लेते हैं, यू डोंट हैव टू फॉलो सो मेनी फॉर्मेलिटीज। हाँ तो क्योंकि जी ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आजकल इवन के कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं, कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं कि अल्लाह माशाल्लाह आप काफी अरसे से कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो अब वो आपको जानते हैं, आप उनको जानते हो। जब आमना सामना अच्छे तरीके से हो गया, मुलाकातें हो गई, एक दूसरे को जान लिया, शनासाई हो गई, अब तो ऑल इज वेल, अब तो ट्रस्ट डेवलप हो गया ना, अब तो एतमाद की बात है। अब एतमाद बहाल हो गया तो इट मीन्स you can have the communication, memo based communication, informal communication. Now the okay ji, next is ji formal communication, whether internal external, should still be by letter. जहां आपने फॉर्मल कम्युनिकेशन करनी है वो स्टिल बाय लेटर ही होगी, मेमो को तो आपने वहां पे छेड़ना भी नहीं है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल व्हेन अ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एडवाइज एन एम्प्लॉय ऑफ अ पे राइट और न्यू पोजीशन, दे शुड सेंड अ फॉर्मल लेटर। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डिपार्टमेंट के लोग दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं जानते भाई, इतने हजारों के हिसाब से एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं डिफरेंट, तो वहां पे भी आपने लेटर का फॉर्मेट इस्तेमाल करना है। मेमो सिर्फ वहां पे इस्तेमाल होगा, लिमिटेड इस्तेमाल होगा, सिर्फ वहां पे होगा कि जहां पे एक दूसरे को जानते हो, विद इन डिपार्टमेंट इस्तेमाल होगा जहां पे सब एक दूसरे को जानते हैं। अगर एक डिपार्टमेंट से निकल के दूसरे डिपार्टमेंट की बात की जाए, क्योंकि दूसरा डिपार्टमेंट भी आपको नहीं जानता, आप भी डिपार्टमेंट को नहीं जानते, देन स्टिल यू हैव टू फॉलो द लेटर। यहां तक ओके हो गया जी? आई होप यू। नेक्स्ट इज जी लास्ट है इस कैटेगरी में, लास्ट पैराग्राफ है। इवन दो मेनी मेमोज आर एक्सचेंज internally, they still present an impression of the sender and a care should be taken composing a memo as when writing a memo letter. अब चाहे मेमो की बात करें या लेटर की बात करें, दोनों ही कहाँ पे लिखे जाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में लिखे जाते हैं। तो जो हम लेटर में लिखने में इतने हम
गौर फिक्र करते हैं, इतनी एहतियात करते हैं कोई गलती ना हो जाए, एवरीथिंग शुड बी ऑल वेल, परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट करने की कोशिश। द सेम यू शुड ट्राई फॉर द मेमोज एज वेल, क्योंकि वो भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो दोनों का टच जो है वो फॉर्मल होता है, लेकिन लेटर में हम तो एक्सट्रीम फॉर्मूला जाते हैं, लेकिन मेमो में हम कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लाइट लेके आप गलतियां करना शुरू कर दो, आप उसमें जो है ना वो फॉर्मेलिटीज, उसमें आप रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो ना करो। कहना चाह रहे हैं कि ठीक है यार है तो मेमो, लेकिन फिर भी एहतियात की जरूरत है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन देखा जा रहा है, और फिर भी इमेज वही डेवलप होगा। अगर आप किसी कस्टमर को लिखते हो तो वो फिर भी आपका वही इमेज डेवलप करेगा कि जो एक अननोन कस्टमर, जो फर्स्ट टाइम कस्टमर है, वो इमेज डेवलप करेगा। अगर आपने फिर भी वो गड़बड़ कर दी, आपने फिर भी लिखने में कोई मिस्टेक कर दी, तो फिर भी वो आपको रगड़ा दे देगा। हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, चाहे मेमो लिख रहे हो चाहे लेटर लिख रहे हो, दोनों केस में जो मैसेज है उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मैसेज को आपने सही लिखना है, ठीक है, मैसेज को आपने बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखा, ठीक है। सो व्हेन टू यूज अ मेमो, हम मेमो कब लिखते हैं, मेमो कब लिखना चाहिए जी, कब लिखते हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेमो कब लिखा जाता है जी। सो नेक्स्ट is when to use a memo. इसको आप इस्तेमाल करना चाहिए। पहला क्या है जी, प्रोवाइड अ रिटन रिकॉर्ड। पहला क्या है जी, प्रोवाइड अ रिटन रिकॉर्ड जी। आप इंस्ट्रक्शन बुक में आ जाओ जी, प्रोवाइड रिटन रिकॉर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज। जहां पे भी आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है, जहां पे भी आपने किसी डायरेक्शन का बताना है, कोई अहकामात जारी करने हैं, कोई रिस्पांसिबिलिटी डिफाइन करनी है, किसी को बताना है यार ये काम करना है, ये काम नहीं करना, देन यू हैव टू राइट अ मेमो, ताकि उसको पता हो कि उसको क्या काम दिया गया। जब बोल दोगे बाद में बोलेगा यार मैं तो भूल गया था, हम गोली कराने में तो बड़े मास्टर है ना हम लोग। वैसे बोल दोगे नहीं सर इतने काम थे सर, इतने काम मैं भूल ही गया सर, लेकिन जब लिख के आप बताओगे तो वो बंदा अपनी बात से मुकरेगा नहीं। देखो मैं आपको लिख के बताया था, लिख के कहा था कि आपने काम करना है, ये ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्या जी, कंफर्म ओरल डिस्कशन। जो भी मीटिंग्स होती है वो ओरली फॉर्म में होती है, आपको पता ही है, ओरल में बोल के होती है, लेकिन जो बोल के कम्युनिकेशन बिजनेस में होती है उसकी ऐसी क्वालिटी नहीं है, उसको लिखना भी होता है साथ, और वो जो लिखना है दैट इज कॉल्ड द मेमोरेंडम, जो सेक्रेटरी हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो हम मिनट्स ऑफ द मीटिंग की फॉर्म में लिखते हैं, क्लियर हो गया जी। तो नेक्स्ट इज आस्क अदर्स फॉर देयर आइडियाज एंड ओपिनियंस। आस्क अदर फादर, दूसरों से आपने कुछ पूछना है, दूसरों की ओपिनियन लेनी है, तो आप तो भूल ही जाओगे उसने क्या बोला था, क्योंकि ओपिनियंस और आइडियाज आपको काफी अरसे के बाद हेल्प आउट करते हैं। सो जब आप वो आपको आइडियाज डिलीवर कर रहा है, जब आपको वो ओपिनियंस दे रहा है, कागज से लिखवा के अपने पास सेव कर लो कि जब भी फ्यूचर में जरूरत हो यू कैन गो थ्रू इट। ओके हो गया जी। जी नेक्स्ट इज थैंक्स सेवरल पीपल फॉर देयर असिस्टेंस। आप मुस्लिम लोगों को थैंक यू का मैसेज कर दो, क्योंकि जब भी वो थैंक यू का मैसेज पढ़ेंगे उनको याद है कभी बंदे ने मुझे थैंक यू भी बोला था, क्योंकि आप जब वैसे बोल देते हो तो लोग बड़े नाशुक्रे हैं, बड़े जो है ना वो बात को वो भूल जाते हैं, अच्छाइयाँ भूल जाते हैं, बुराइयाँ हमेशा याद। इंसान की खसलत है, देखिए कि सपोज मैं आपकी 11 क्वालिटीज एक्सप्लेन करूँ, आप माशाल्लाह बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत आप हार्ड वर्किंग हैं, बहुत डिवोटेड हैं, बहुत आप जो है ना वो डेली पढ़ने वाले हैं, आप 10-12 क्वालिटीज मैंने एक्सप्लेन कर दी, और लेकिन साथ ये प्रॉब्लम है, अब वो लेकर आपको साइन की याद रहेगा, लेकिन वो 12 आपको क्वालिटी वो आपको भूल, ये कहना चाह रहा है खुदारा, देखिए जब अप्रिशिएट करना हो तो उनको फौरन लिख के अप्रिशिएट कर दो, ज्यादा बेहतर है, याद रहेगा, उनके रिकॉर्ड में रहेगा, उसको याद रखेंगे, बुरे वक्त में वो जब उस मैसेज को पढ़ेंगे तो उनको अच्छा फील होएगा।
they will change their bad opinion to good opinion. क्या बंदे ने कभी मेरे साथ अच्छा भी किया था. ठीक हो गया जी. So next is progress report. Report progress. काम होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, लाइक बिल्डिंग बन रही है. जिस तरह से पहले बात करो, पिछली हुकूमत की बात करो, तो यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन बन रही थी, आपको पता ही है. तो वो जो शहबाज शरीफ थे, वो डेली जो प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते थे, वो भी मेमोरेंडम होता था. वो सिर्फ शहबाज शरीफ के लिए थी, इसलिए वो दैट्स कॉल्ड द मेमोरेंडम. मतलब वो डेली की प्रोग्रेस लेना या वीकली प्रोग्रेस लेना या मंथली प्रोग्रेस लेना, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो टाइम लेते हैं. ठीक है. तो वो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी मेमो की फॉर्म में होती है, क्योंकि वो आपके अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए होती है. हाउ द थिंग्स आर बीइंग परफॉर्म, हाउ द थिंग्स आर बीइंग हैपनिंग. द लास्ट पॉइंट इज सर्कुलेट इंफॉर्मेशन टू सेवरल कोलीग्स एट वंस. आपने सारे कोलीग्स की बात हो रही है, कस्टमर्स की बात. जब कोलीग्स को इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करनी हो, इंटरनल कम्युनिकेशन होती है. इंटरनल कम्युनिकेशन होती है वो मेमो की फॉर्मेट में होती है, और एक ही मेमो लिख के एक ही एसएमएस करके सारों को फॉरवर्ड कर दो. सो इजी. सारे स्टाफ को फॉरवर्ड कर दो. सो इजी. यार कल समझ आ गई जी. तो द नेक्स्ट हेडिंग इज राइटिंग अ मेमो. आप मेमो को लिखना कैसे है जी, दैट इज अ वेरी बिग साइंस, क्योंकि टेक्निक आपको पता होनी चाहिए. आप प्रैक्टिकली लिखना कैसे है वो इल्ला माशाल्लाह आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, ठीक है, जब आर्टिकलशिप में जाएंगे तो आपने ये काम करने हैं वहाँ पे. ये मेमोस लिखने हैं, लेटर्स लिखने हैं, रिपोर्ट्स लिखनी है, ईमेल्स करनी है, ये आपके सारे काम है. और आप वहाँ पे क्या करते हैं, ये सारे काम आपके होने. तो आपके यहाँ मैं बेस बना रहा हूँ, बुनियाद डेवलप कर रहा हूँ, हाउ टू राइट अ मेमो. सो द फर्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रॉब्लम. भाई कोई मसला होएगा, कोई चैलेंज होएगा, कोई बात होगी तो बात चलेगी ना. मसला क्या है जिसमें लिख रहे हो, व्हाट इज द पर्पस. वही इस प्रॉब्लम में पर्पस है, आपका गोल है. आपका गोल ही आपका प्रॉब्लम है. आपने जहां पहुंचना है वही तो आपका मसला है. आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, यही तो आपका मसला है बेटा. तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होता, ये आपकी अपनी बनाई हुई एक डेस्टिनेशन होती है, और वो हमारा जितनी बड़ी डेस्टिनेशन होगी इतना बड़ा आपका प्रॉब्लम होगा. तो जो प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले वो डिफाइन करो कि किस बात पे लिखना है. वो चैलेंज क्या. आई shouldn't say problem, I must say it's a challenge. Explain the challenge. What is a challenge that you're supposed to write? It's a progress report, it's an oral discussion that you're supposed to write in written form, or it's an instruction. Okay, it's a thank you to different people for their assistance. It could be anything of them. ठीक है जी. So that could explain the problem, explain the challenge. So you should, let me first go through. You should adopt a similar approach to writing a memo as you should for a letter. That is approach same है. Approach का मतलब क्या, सोच same. मतलब जो आप लेटर में जिस तरह से आप मैसेज लिखते हो, लेटर और मेमो में जो मेन डिफरेंस है कि लेटर में आपको पहले डिस्कस किया है कि उसमें ऊपर डेट भी लिखनी होती है. ओके, डेट के साथ फिर आपने सब्जेक्ट लिखना होता है, रिसीवर का नाम लिखना होता है, वो सारी चीज़ें. इसमें वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आ रही थी. तो आप ईमेल कर रहे हैं तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली सिस्टम में है, नो प्रॉब्लम. वो चीज़ें आप इस मैसेज मैसेज नहीं करते. तो ये कहना चाह रहा है कि आपने बाकी जो मैसेज है वो लेटर वाला लिखना है, वही आपका जो मेन बॉडी है वो मैसेज वाली होगी, लेकिन जो ऊपर नीचे है वो आप कर सकते हो. ये कहना चाह रहा है, यू शुड अडॉप्ट अ सिमिलर अप्रोच टू राइटिंग अ मेमो एज यू वुड फॉर अ लेटर. मेन बॉडी की बात हो रही है, मेन बॉडी की. ठीक है, वो उसमें रेफरेंसेस की बात नहीं हो रही. वो जो हम रेफरेंस देते हैं वो लेटर में रेफरेंस दिया जाता है. ठीक है जी. वो लेटर हेड की बात नहीं हो रही, वो तो लेटर में वो उसमें हो रहा है. ठीक है जी. तो यहाँ पे वो डिस्कस कर रहा है. तो बाकी जो मेन बॉडी है, जो मेन मैसेज है, वो सेम होएगा. सो फर्स्ट एक्सप्लेन द प्रॉब्लम. रिमेंबर टू प्रेजेंट इन अ वे दैट विल एंगेज एंड मेक इट पर्सनल. भाई वो प्रॉब्लम उसका हो, वो चैलेंज पढ़ने वाले का हो, जिसने उसको बाद में गो थ्रू करना है. इस मेमो को जिसने बाद में पढ़ना है, अगर उसको उसमें उसका अपना फायदा नजर नहीं आएगा तो वो उसको नहीं पढ़ेगा. तो कहना चाह रहे प्रॉब्लम आपका ना हो, प्रॉब्लम उसका हो. चैलेंज आपका ना हो, चैलेंज उसका हो. जितना वो मसला उसकी जात का होगा, वो उसमें इतना इंटरेस्ट लेगा. एक सपोज किसी के दांत में
आप डिस्कस कर रहे जी दांत का दर्द क्या होता है और उसके कैसे ये ठीक हो सकता है, अगले बंदे को भी दांत का दर्द हुआ ही नहीं, बोले अच्छा ऐसा होता होगा, लेकिन आप उस इतनी ऑडियंस में 2-4 को दांत का दर्द वाकई हुआ है, वो तो और सुन रहे हो, अच्छा ऐसे दर्द, अच्छा ऐसे क्यों होता है। तो दर्द का होना पहले लाजमी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। ये कहना चाह रहा है उसके दर्द को एक्सप्लेन करो, ठीक है, क्योंकि जो उसका दर्द, जो मतलब प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करो तो यू विल, वो उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेगा। नेक्स्ट जी, उसको फिर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करो। So state what you need from the reader if it is a persuasive, अच्छा state what you need from the, अब उसको solution provide करो और उसका solution उसके मुताबिक provide करो जो उसकी personality पे suit करता, ठीक है जी। If it is a persuasive memo then stress the benefit of solution providing the strongest argument for ये, मतलब अगर वो motivating है, अगर आप उसको advice देना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि वो आपकी बात पे अमल दरामद करे, तो पहले उसको बताओ कि उसने उस पे अमल दरामद क्यों करना है, उसको पढ़ने के बाद उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा या उसकी जिंदगी के मसले मसाइल कितने हल होंगे। ये जो सारी टीचिंग है दिस इज परसुएसिव है कि हम सिर्फ लेक्चर सुनना मकसद नहीं है, लेक्चर सुनने के बाद आपने इसको पढ़ना भी है और पढ़ने के बाद आपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको वैसे अडॉप्ट भी करना, ठीक हो गया जी। उसके बाद थर्ड इज आस्किंग फॉर हेल्प, आस्किंग फॉर हेल्प जी। Be specific with the date you need a reply by, क्योंकि अब आप वो जो मेमो फॉरवर्ड कर रहे हो परसुएसिव है, और परसुएसिव में क्या है कि आप उससे डिमांड कर रहे हो कि सिर्फ आपने इसको पढ़ना नहीं है बल्कि इस पे अमल भी करना है। और उस वक्त तक स्लो बढ़ जाता है जब तक उसमें कॉल टू एक्शन ना हो कि अब आपने किस टाइम तक ये एक्शन परफॉर्म करना है। अगर आपने उसमें लीनियंसी दे दी कि यार ठीक है यार, आप जब आपका दिल करे तो मोस्ट लाइकली अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है टाइमली, लेकिन लोग उसको डिले भी करना शुरू कर देते हैं। सो आस्किंग फॉर हेल्प, बी स्पेसिफिक विद द डेट यू नीड अ रिप्लाई बाय, कब तक आपको इसका जवाब चाहिए एंड व्हाई इट इज दैट डेट, और उस डेट तक जवाब क्यों चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो उसका नुकसान क्या होने वाला है। प्लस एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट यू वांट द रीडर टू डू, उसको ये भी बताओ कि मैं उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि उस टाइम तक वो किस तरह जवाब दे, ठीक है जी। नेक्स्ट इज जी क्लोज। अब क्लोज आपने हमेशा, अच्छा लेटर में जो हम क्लोज करते थे वो 2 वर्ड थे, योर सिंसियरली एंड योर फेथफुली, एंड आई टोल्ड यू कि योर सिंसियरली सर के साथ यूज, 2 एस आपस में, एस आपस में नहीं मिल सकते, तो अगर ऊपर नाम का इस्तेमाल किया नहीं तो योर सिंसियरली, अगर ऊपर सर और मैडम बोले तो फिर योर फेथफुली, ऐसा ही है ना। अब यहां पे आपने काइंड रिगार्ड या रिगार्ड 2 वर्ड का इस्तेमाल करना है, लेकिन आगे वो बताएगा कि काइंड रिगार्ड और रिगार्ड, सिर्फ यहां पे कह रहा है काइंड रिगार्ड का वर्ड इस्तेमाल करो, ठीक है जी। सो पोलाइट एंड फ्रेंडली वेयर लेटर क्लोज विद फॉर्मल साइन ऑफ सच एज योर सिंसियरली या योर फेथफुल, ठीक है जी। लेटर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, योर मेमो कैन बी मच मोर इनफॉर्मल, टिपिकली काइंड रिगार्ड्स। काइंड रिगार्ड जहां पे अभी इतनी फॉर्मेलिटी, अभी इतना आप एक दूसरे को नहीं जानते हो कुलीग हो, लेकिन नया कुलीग है, यू डोंट नो इट इज काइंड रिगार्ड, ज्यादा रिस्पेक्ट का मामला है। लेकिन जहां पे आप बहुत ही एक दूसरे को जानते हो सिर्फ रिगार्ड्स लिख के दैट्स
क्लियर हो गया जी? So this is called writing a memo. I hope you understood till here जी. ठीक हो गया जी? So अब next है जी, वही बात है बेटा, जब भी आपने लिखना है, खुदारा जब भी आपने लिखना है, ठीक है, क्योंकि आप जो आप लिख रहे हो वो आप अपने कुलीग से एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आप लीडर हो, आप मैनेजर हो और आप अपने सबऑर्डिनेट्स को लिख रहे हो, तो आप उनसे एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो, और एक्शन वो तभी परफॉर्म करेंगे जब आप उनकी सलाहियतों के मुताबिक, उनकी पर्सनैलिटीज के मुताबिक, उनकी तबीयतों के मुताबिक उनको मैसेज डिलीवर करोगे तो दे फील गुड एनफ टू रिस्पॉन्ड. So this is called the big you little me approach. ठीक हो गया जी? Now let me move forward. The next persuasive writing क्या होती है? persuasive writing जिसमें आप लिखते हो, सिर्फ बताने के लिए नहीं लिखते हो, बल्कि बताने का मकसद ये है, लिखने का मकसद ये है कि जब वो पढ़ेगा तो उसके मुताबिक एक्शन परफॉर्म करेगा, अमल दरामद करेगा. दैट इज अ रियल पर्पस ऑफ परसुएसिव राइटिंग. Big you little me, big you little me, big you little me. ठीक है? So while adopting the advice above, particularly big you little me will help persuade the reader. It is critical that you appear genuine. अब big you little me मक्खन लगाने के चक्कर में ना हो कि नजर आ रहा हो कि यार ये आप आर्टिफिशियली पतीसी निकाल के, हाँ, अगर वैसे पतीसी निकालोगे तो साफ नजर आ जाएगा कि आप आर्टिफिशियल हंस रहे हो. ठीक है जी? सो बिग लिटिल मी, आप दूसरों के बारे में ठीक है, उनके बारे में सोचें, लेकिन जेन्युइन होकर सोचें. नजर आ रहा हो कि यार वाकई आप उसके लेवल पे आके बात कर रहे हैं, या उसके लिए आप बड़े ही सिंसियर हैं, बड़ा ही आप उसका ख्याल रखते हैं, मतलब आपकी बॉडी से वो वाइब्स निकल रही हो, बता रही. ठीक है जी? दैट्स फॉर द परसुएसिव राइटिंग. यू नीड टू साउंड पॉजिटिव. आपको पॉजिटिव रहना है, बट आपने परसुएट करोगे तो उसको आपने पॉजिटिव पुश अप करना है. यू कैन डू इट, पॉसिबल आपने करना है, यू विल डू इट. लेकिन पॉसिबली उसको परसुएट तो करो, बट अवॉइड सुपरलेटिव सच एज वेरी बेस्ट और बेस्ट एवर. ये वर्ड वेरी बेस्ट, बेस्ट के साथ वेरी भी लगा दिया. क्या क्या प्रूफ क्या करना चाह रहे हो? गुड बेटर बेस्ट होता है. सुपरलेटिव करना चाह रहे हैं वो इस्तेमाल करो, उनकी सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, उसको तो इस्तेमाल करो. लेकिन ये क्या, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, गुड बेटर बेस्ट. सिंपली emphasize all the benefits. उसको सारे फायदे बताओ कि इसको पढ़ने के बाद, इस पे अमल करने के बाद आपको मिलेगा क्या. एंड underplay or don't mention the downside which they will commit themselves. उसमें जो प्रॉब्लम है, अब जिस तरह से आप जमील साहब के पास आए, सीए की इन्फॉर्मेशन है, जमील साहब ने आपको सारा बता दिया, आप सीए कैसे करेंगे, माशाल्लाह आपको विद इन 5 मिनट्स आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया. लेकिन आप डाउन प्लेज आपकी जिंदगी में चल रहे हैं, ये नहीं बताए जाएंगे, ये वक्त आपको बताएगा. हालात आपको, जब हालात का सामना करोगे तो हालात आपको सिखाएंगे कि डाउन प्लेस क्या होते हैं. ये पहले बताए भी नहीं जा सकते, क्योंकि हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होने वाली है. किसी के साथ ऐसा हो, किसी के साथ ऐसा ना हो. ठीक है जी? तो डाउन प्लेस करना चाह रहा है, ये अंडर प्लेस जो है ना, ये हर एक की अपनी कहानी, उसकी जुबानी, ये वो खुद ही कंक्लूड करेंगे, खुद ही अंडरस्टैंड करेंगे, खुद ही ठोकरे खाएंगे जिंदगी में, तो सीखेंगे. ठीक है जी? सो परसुएसिव राइटिंग में आपकी इमोशनल लैंग्वेज होनी चाहिए. मैंने पढ़ा था ना परसुएसिव लेटर्स, इमोशनल भी और लॉजिकल भी, दोनों बैलेंस वे में. और जब तक उसको फायदे का नहीं बताओगे, वो उस पे अमल दरामद नहीं करेगा. ओके हो गया जी? नीचे एग्जांपल है, आई थिंक आई मस्ट एक्सप्लेन दिस इलस्ट्रेशन क्विकली लिटिल बिट जी, फ्रॉम साबर उदल.
ईमेल की गई है नदीम शाह सीसी, हम डिस्कस करेंगे सीसी का क्या कमाल है इसमें जी। सब्जेक्ट अभी चीजें ऑटोमेटिक है, ये सब चीजें यहां तक चीजें, डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी, फ्रॉम ऑटोमेटिक है, टू आप खुद ऐड करना है, सीसी आप खुद ऐड करना है। फ्रॉम कौन है जी? जो भेजने वाला है, सेंडर ईमेल में फ्रॉम होता है, और टू जिसके लिए भेजी गई है। सीसी बाद में गो थ्रू करते हैं क्या जी। सो सब्जेक्ट क्या है जी? रिवाइज क्रेडिट पीरियड ऑफ बैंकर्स। ये समझने की कोशिश नहीं है, सिर्फ ये मतलब बताना चाह रहा है कि मेमो लिखते कैसे हैं। नीचे हाय नदीम, अगर यहाँ पे होता लेटर तो डियर मिस्टर खान, नदीम खान अगर नाम तो लास्ट नेम होता, लेकिन हाय नदीम इनफॉर्मल है तो क्या हो गया? हाय हो गया, हाय नदीम कॉमा। ठीक है जी, गल समझ आ गई। आगे मैसेज क्या है? नॉट सो मच कंसर्न। आगे नीचे देखो काइंड रिगार्ड्स, उत्थे की होना सी लेटर है योर सिंसियरली या योर फेथफुल, ऐसे की काइंड रिगार्ड्स आएगा। और थले सिग्नेचर भी नहीं छोड़ा, फर्स्ट नेम आएगा, सिर्फ फर्स्ट नेम आएगा साबिर। दो लेटर में क्या था? पूरा नाम खलीकुर रहमान या साबिर उदर, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट सिग्नेचर भी नहीं। कैसे करोगे ईमेल सिग्नेचर कैसे करोगे? दैट्स विद दिस नेम। सो लेट इट गो थ्रू फर्स्ट, सारा एक्सप्लेन करेगा जी ये कैसे मेमो लिखा गया जी। सो द मेमो इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग एलिमेंट्स, फॉलोइंग एलिमेंट जी। सो रिकॉर्ड ऑफ व्हेन द ईमेल वाज सेंट, आपको रिकॉर्ड आपके सामने अवेलेबल जी 3 फरवरी को 2000 अभी है जी, 4:45 पे ईमेल की गई, ऑटोमेटिकली है जी। ठीक है, नोट दैट द ईमेल सिस्टम ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम स्टैम्प कॉरेस्पॉन्डेंस, वो उसको ऑटोमेटिकली स्टैम्प कर देते हैं, डेट और टाइम को। ओके ओके, यहां तक फाइन है जी। नेक्स्ट इज सेंडर। सेंडर मीन जिसकी तरफ से वो ईमेल भेजी जा रही है, दैट इज कॉल्ड द फ्रॉम। So again system automatically populate this field with the name attached to the email account from which the memo was sent। जब आप लॉगिन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्म को अटैच कर देता है, सो डोंट वरी अबाउट दिस वन, वो ऑटोमेटिकली आपका नाम ऐड हो जाएगा। ये सेंडर भी हो गया, ठीक है। फ्रॉम एड्रेसी मीन टू जिसको आप भेज रहे हो। आप एड्रेसी में दो तरह के एड्रेसी आते हैं, टू और सीसी आते हैं। सो एड्रेसी जिसको आप भेज रहे हो, जिसने उसको पढ़ने के बाद एक्शन परफॉर्म करना है, जिसके वो डायरेक्ट एड्रेस होती है, एड्रेसी टू ये ना ईमेल में टू है। सो दिस इज द की रीडर जिसने डिसीजन करना है, की रीडर जिसने पढ़ना है, की रीडर अ रीडर हु विल नीड टू एक्ट ऑन एनी एक्शन पॉइंट, जो उसमें एक्शन डिफाइन होंगे, जो उसमें इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन डिफाइन होगी, वो उसमें परफॉर्म करनी है। यहां तक ओके है जी। नेक्स्ट पॉइंट इज कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी सीसी होती है, सीसी कार्बन कॉपी। ये हम अगर ईमेल की बात करें, अब आप लाइव नहीं, अदरवाइज आपको मैं मल्टीमीडिया पे दिखा देता। अगर मैं ईमेल की बात करें तो टू के नीचे एक और ऑप्शन आता है, उसमें साइड पे करके अगर क्लिक करें तो वो सीसी का बीसीसी का ऑप्शन भी आएगा। हम इस तरह सीसी को यहाँ पे गो थ्रू कर रहे हैं, तो बीसीसी को आप वहां पे गो थ्रू करेंगे, ईमेल में गो थ्रू करेंगे चैप्टर 9 में। सो सीसी होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में किसी तीसरे बंदे को पता होना चाहिए दो बंदों में क्या कम्युनिकेशन हो रही है। सपोज कुलीग आपस में दूसरे को बात कर रहे हैं, तो बीच में मैनेजर ऐड होगा और मैनेजर सिर्फ उस ईमेल के थ्रू पढ़ लेगा कि यार आपस में क्या तो officially you are supposed to have CC कि जो सिर्फ उसके रिकॉर्ड के लिए, सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन के लिए that we are communicating with each other। मतलब वो अंधेरे में बात नहीं रहनी चाहिए कि आपस में दो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक थर्ड पर्सन को पता होना चाहिए कि ये आपस में क्या कम्युनिकेशन चल रही है। सपोज किसने किसको क्या इंस्ट्रक्शन दी, उसने उसको कब तक फॉलो किया। और हम तो हमारे माहौल में, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे कल्चर में इल्ला माशाल्लाह, हम जब किसी को कोई काम की ईमेल करते हैं तो सबको ही रगड़े में डालते हैं, सबको सीसी में डालते हैं ताकि पता चले मैनेजमेंट को कि हम ये काम कर रहे हैं।
हम बॉस को भी ऐड करेंगे, डायरेक्टर को भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कंपनी के हर बंदे को पता चल जाए कि मैं यार ये काम कर रहा हूँ। तो हम ठीक है, तो ये थोड़ा सीसी में वो होता है कि जो सिर्फ उनके रिकॉर्ड के लिए होता है, गो थ्रू करें ना करें उनकी मर्जी है। सो दिस फील्ड इज यूज्ड टू इंक्लूड नॉन की रीडर्स, मतलब नॉन की मेन रीडर्स नहीं है, रीडर्स हैं बट नॉट हु नीडेड टू बी अवेयर ऑफ द कम्युनिकेशन, जिनको पता होना चाहिए कि दो लोगों में क्या कम्युनिकेशन हो रही है। Often referred to as, for your information, are yes FY1, but who are not expected to action, who are not expected to perform any of the action point, not ये to action नहीं होगा, to perform any action point, ठीक है, जिनका मतलब उनका मतलब उन्होंने कोई उस पे एक्शन परफॉर्म नहीं करना, सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन टू पीपल, ठीक है, वो प्रोफेशनली क्या आपस में बात कर रहे हैं, किसने किसको क्या इंस्ट्रक्शन दी, और इंस्ट्रक्शन तो दी है, अब वो मैनेजर उठ के नहीं पूछेगा हाँ जी तो उसने जो आपको ईमेल किया आपने वो काम किया कि नहीं किया, वो जब रिप्लाई करेगा तो वो सीसी में मेरे को डाल देगा, मेजर अपने ऑफिस में बैठ कर देखेगा कि काम हो गया या नहीं हुआ, ठीक है जी। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट आप जब आप ईमेल में मैं वो सब्जेक्ट लिखते हो, सब्जेक्ट आपको बताता है कि ये ईमेल किससे रिलेटेड है। जिस तरह से पीछे आप देखो तो रिवाइज क्रेडिट प्लान फॉर पिंकर्स पीरियड, अब इसमें जितनी बात होगी वो इसी हेडिंग से रिलेटेड ही होगी। जिस तरह से आपने हेडिंग सब्जेक्ट आज अभी जो गो थ्रू कर रहे हो मेमो, अब जितनी बात हो रही है वो मेमो की ही हो रही है, कोई और बात तो नहीं हो रही है इसमें, मेमो से रिलेटेड सारी बात हो रही है ना। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट इटसेल्फ डिफाइन व्हाट द ईमेल इज ऑल अबाउट। जिस तरह आप ईमेल्स ओपन करते हो तो आपको पहले सब्जेक्ट नजर आते हैं और उस सब्जेक्ट की बेस पे आप ईमेल ओपन करते हैं, अच्छा ये ईमेल आई है मुझे, ठीक हो गया जी। That's called a subject. So a very brief description of what the memo is all about. Think of this like the title of a report. जो बुक का टाइटल है वो आपको बता रहा है कौन सी बुक है। The same is with the email, same happen with the memos. Greetings, अब अपनी greetings कैसे करनी है वहां तो हम डियर कह के पुकारते थे, यहाँ पे आपने ग्रीटिंग्स कैसे करनी है, हाय। अब हाय, अब पीछे मैं आपको पहले आता हूँ, मेमोज आर इनफॉर्मल देयरफॉर यूज हाय वेरी इनफॉर्मल। अगर तो बहुत दूसरे को जानते हो फिर हाय का वर्ड है, लेकिन अगर एक दूसरे को नहीं जानते फिर डियर फर्स्ट नेम, डियर, डियर नदीम,
ठीक है जी, हाय और डियर दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं इफ यू डोंट नो ईच अदर वेरी वेल बट यू नो समहाउ, कुलीग आपस में, बट यू डोंट नो ईच अदर वेरी वेल, या आपके मतलब इतनी ज्यादा फ्रैंकनेस नहीं है, यू यूज यू सपोज यू द डियर फर्स्ट नेम, बट इफ यू नो ईच अदर वेरी वेल, बहुत ज्यादा शनासाई है, वाकफियत है, जानते हो, जान पहचान, then you have to use the hi word, hi and hi, जो भी आगे नेम है जी, फर्स्ट नेम यूज होगा, ठीक है जी। सो आगे फिर मैसेज बॉडी, आपने मेन मैसेज लिखना है, जैसे पीछे मैसेज लिखा गया है, ठीक है, वही ओपनिंग पैराग्राफ एंड देन मिडिल एंड क्लोजिंग पैराग्राफ जो अपन डिस्कस कर चुके हैं जी। आगे जी, एंड देन क्लोज यूज काइंड रिगार्ड, जहां पे आप थोड़े से लेस इन्फॉर्म, ऊपर डियर के साथ काइंड रिगार्ड्स का वर्ड आएगा, यहाँ पे उसने मिस्टेक कर दी है बुक में, हाई के साथ काइंड रिगार्ड का वर्ड यूज कर दिया, यहाँ पे डियर नदीम होना चाहिए था, डियर नदीम के साथ काइंड रिगार्ड, हाई के साथ ये सब रिगार्ड का वर्ड आएगा, इनको आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है जी। यूज काइंड रिगार्ड इन फॉर्मल मोस्ट सपोज द सेंडर्स फर्स्ट नेम, ठीक है जी, ओके जी। सो डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड जी? अच्छा, यहाँ पे उसने रिगार्ड को एक्सप्लेन एज सच नहीं किया, बट आई होप यू अंडरस्टूड जी, उसको जैसे लिखा है लेट इट गो, नो प्रॉब्लम जी। सो यूज काइंड रिगार्ड्स, अगर आप यस काइंड रिगार्ड्स का वर्ड इस्तेमाल करो इन मोस्ट सर्कमस्टांस, द सेंडर्स फर्स्ट नेम, बट यहाँ तक ओके हो गया, यहाँ तक फाइन है जी, ठीक है। सो अगर आप देखा ऊपर उसने कहा ना लेस इनफॉर्मल, लेस इनफॉर्मल मीन हमने क्या यूज करना है, डियर नदीम और काइंड रिगार्ड्स या इनफॉर्मल, यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरी इनफॉर्मल हो गए, फिर हमने ऊपर हाई या इट्स ओके जी, आप इसको भी यूज कर सकते हो, यस आई कैप ने लिखा है, वी हैव टू फॉलो द सेम, ठीक है जी, ओके हो गया, यहाँ तक फाइन है। सो अगर एक्सट्रीमली इनफॉर्मल है तो फिर हाई का वर्ड यूज करना है, अगर लिटिल बिट इनफॉर्मल है तो फिर डियर का वर्ड यूज करना है, और नीचे काइंड रिगार्ड्स बस लिखो, आप काइंड रिगार्ड्स का वर्ड लिखना है, चाहे आप ऊपर हाई यूज करो या डियर का वर्ड इस्तेमाल करो।
योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और सेंडर का फर्स्ट नेम होगा नीचे, जैसे आपको पता ही है यहाँ पे जो है, ठीक हो गया यहाँ तक जी। नो उसके बाद नो दैट मेनी ईमेल सिस्टम आइदर ऑटोमेटिकली मैसेज बॉडी, वो आपको पता ही है। और फिर नीचे क्लोज आ गया, क्लोज आपके सामने बेटा आ गया, क्लोज 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 क्लोज, ठीक है जी। क्लोज आपके सामने है जी, कैन यू सी द क्लोज जी। सो जी, so note that many email systems either automatically or have the facility to attach a signature. to the end of the email, ठीक है। अब सिग्नेचर जैसे फिजिक्स सिग्नेचर करते हैं ना, सिस्टम के अंदर भी एक लास्ट में ऑप्शन होता है कि अब बार बार आपने बेटा डियर सर लिखना है, अपना नाम लिखना है, काइंड गार्ड्स लिखना है, आपने कंपनी का एड्रेस लिखना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन अगर बार बार आप इंटर करोगे तो आपको पड़ जानी है वसूली, आपको पड़ जानी है मुसीबत। आप सपोज आपने एक दिन में ईमेल्स करनी है 50, अब 50 दफा डियर सर लिखोगे, 50 दफा काइंड गार्ड लिखोगे, 50 दफा, तो हम
डिफरेंट सिग्नेचर्स ऐड कर देते हैं कि जब भी हम उस सिग्नेचर पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली विंडो वो खुद ही सारी इंफॉर्मेशन ऐड अप हो जाती है। ठीक है जी, क्योंकि जिससे आप जब भी न्यू विंडो पॉपअप करोगे, न्यू ईमेल ओपन करोगे, ऑटोमेटिकली ऊपर डीएसआर लिखा है, आपका नाम लिखा आएगा। सो बी में आप क्या करें, अपना मैसेज टाइप करें। सो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये आपको समझाना चाह रहा है, नोट दैट मेनी ईमेल सिस्टम आइदर ऑटोमेटिकली और हैव द फैसिलिटी टू अटैच सिग्नेचर टू द एंड ऑफ द ईमेल, या आप अपने लाइव सिग्नेचर भी अटैच कर सकते हो स्कैन करके। आप अटैच कर सकते हो, व्हाई नॉट, उसमें फीड कर दो। जब भी आप न्यू ईमेल ओपन करोगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। सिग्नेचर टिपिकली इंक्लूड सेंडर कंपनी इंफॉर्मेशन का एड्रेस एंड फोन नंबर्स। ठीक है जी, और उसमें आप सेंडर आपकी जो सेंडर इंफॉर्मेशन है वो आप ऐड अप करते हो, लाइक आपका सेल और फोन नंबर एंड अ कॉन्फिडेंशियलिटी वार्निंग एंड a disclaimer regarding reliance on information including the email. Sometimes अगर आपको बैंक से ईमेल आती है या आपको जिस तरह से पासवर्ड वगैरह रिकवर्ड मिलते हैं तो लिखा होता है प्लीज डोंट शेयर विद एनी अदर पर्सन इफ यू शेयर यू आर रिस्पांसिबल, please this email is only intended for you, if you share with any other person so you are responsible for this is a very confidential information। मोस्टली आपको बैंक से इंफॉर्मेशन जो बैंक से आपको ईमेल लेक्चर दरवाजा पूरा शाम वही işte. İşte hadi. Ziyad şöyle. आती है उसके नीचे चीज मेंशन होती है। ठीक है जी, so I hope you understood the concept। Şöyle mi? 20 मिनट होते हैं। Dur bu. ठीक है जी, ठीक और तो 26 मिनट। so I am done जी बेटा, I am Kim sare? नहीं 31 done with the, ये देखिए I am done with the चलने लगी। Bir ses açın. memo part। ओके जी, अब अनफॉर्चुनेटली आप मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने होते तो हम यहाँ पे लाइव सेशन करते, मैं आपको लाइव चीजें दिखाता। इट वाज इजी फॉर मी टू शो, बट आई रिकमेंड यू, आई रिक्वेस्ट यू टू गो एंड गूगल इट आउट एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड देयर। ठीक है, मेमो, हेल ऑफ मेमो यू विल फाइंड देयर, बट प्रैक्टिकली आपको जब आप पीसीएससी 1 में आएंगे तो आपको मेमोस की तरह सिखाए जाएंगे, वहाँ की रिक्वायरमेंट है। आप जो यहाँ पे सारा पढ़ रहे हो ये सारा पीसीएससी 1 में इसको प्रैक्टिकली करना भी है। ठीक है जी, सो आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द एजेंडा। ठीक है, आई विल ट्राई टू फिनिश द एजेंडा टुडे। ठीक है, सो लेट मी गो थ्रू द नेक्स्ट टॉपिक इज एज यू कैन सी, सो एट्स नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक एंड दिस इज कॉल्ड द एजेंडा। आज का हमारा एजेंडा क्या था जी? मेमोस और एजेंडा इटसेल्फ। मीटिंग होने से पहले आपको बता दिया जाते मीटिंग में करना क्या है। जिस मीटिंग में आपको ये ना पता हो कि क्यों कॉल की गई है तो आप बड़े कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं यार खैरियत है, कॉल की गई है, खैरियत है, मीटिंग कॉल की गई। मीटिंग होने से पहले, प्रोफेशनल मीटिंग कंडक्ट करने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इस मीटिंग में हमने ये डिस्कस करना है। मजे की बात है हमारी भी डेली की मीटिंग चल Madam.
बता भी कर कुछ रही और क्या है, है। एक ही लेक्चर आपको मिल रहा है। और आपका एजेंडा ऑडिट डिफाइन है आपकी बुक شو علاقة بس؟ उसका सिग्नेचर हो डिफाइन किए हुए कि आज आपने क्या पढ़ना है। ما أعرف بس نجينا. वो खसारा ठीक है, तो हम पढ़ने से पहले हम उस मीटिंग को अटेंड करने से पहले, लेक्चर को गो थ्रू करने से पहले हमें पता होता है कि आज द्रो भजन में क्या डेटा लड़े हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट। फिनिशिंग का तो नहीं पता होता, लेकिन स्टार्टिंग का तो पता होता है कि स्टार्ट कहाँ से होगा, फिनिशिंग कहाँ पे होगा। नो बड़ी नोस कैसे फिनिशिंग होगा। स्टार्टिंग बता देनी होती है कि स्टार्टिंग कैसे होनी है। आई गिव यू एग्जांपल बेटा, शादी के कार्ड आता है आपके घर, ठीक है, उसमें सारे जने डिफाइन होते हैं ना, कितने बजे बारात आएगी, कितने बजे खाना खुलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, खाना कितने बजे खुलेगा, ऐसा ही है ना, ठीक है। और अगर खाना खुलना है जनाब 8 बजे 9 बजे, والله 50 أنا مازال فيش بقى. بس بزولوش يعني زبزب بيصيروا ठीक है, तो उस टाइम में तो हम बिल्कुल उससे पहले पहुंच जाए। بس تبي روزرز. लेकिन जो बाकी जो टाइम है वो तो सारे लेट ही होते हैं। रात का टाइम अगर 7 बजे का है तो हम 8 बजे पहुंच। ठीक है जी। تيخو بتسينو. جناب So this is called the agenda. कि कोई प्रोफेशनल मीटिंग होने से, अब आई गिव एग्जांपल, सपोज आप एक कॉलेज में, आपके स्कूल में सेरेमनीज होती थी, डिफरेंट अवार्ड सेरेमनीज होती थी। अच्छा जी, इन्फॉर्म कर दो जी सारों को, तलावत जनाब शुरू होगी सुबह 10 बजे। उसके बाद सीईओ साहब आएंगे, वो स्पीच करेंगे जी 10:15 बजे। उसके बाद जी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट, फिर उसके बाद मिली नगमे होंगे जी, वो 11 बजे होंगे। फिर उसके बाद जी अवार्ड सेरेमनी होगी 12 बजे। फिर उसके बाद खाना खुल जाएगा जी आपके लिए वो 1 बजे। फिर दुआ होगी जी 2 बजे दुआ हो जाएगी। अब पहले से पता होता, सारा डिफाइन होता है ना। वो सिग्नेचर लाजमी पकड़ दे होता है कि नहीं होता, कैसे दिस गेम होगा ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि प्रोफेशनली लोगों को ده يوم مشين की मिंजल छी लास्ट की धूप में नहीं रखना होता, अंधेरे में नहीं रखना होता, तो पहले बताना होता هذا كم مور دا وينزي ولا लास्ट की खर्चा तो नशे का है जोम बना है कि आप लोग अगर आओगे तो इस तरह से सारा स्केड्यूल चल। اكو من सिग्नेचर नहीं है هو شوي هتصير شوي على طول كده لا لا This is called agenda. But list of items to be discussed at a formal meeting। जो भी formal कसोड़ा ना उड़ी मीटिंग होगी उसमें आइटम किस तरह डिस्कस होंगे, और जिसने दुकसा डिस्कस कर रहे होते हैं उनको तो बिफोर टाइम, बेकरो कपड़े और बिछाओ वेल बिफोर टाइम बताना होता है ताकि वो अपनी प्रिपरेशन कर लें। सपोज अब जिसने तलावत करनी है उसको पहले पता हो कि यार मैंने तलावत करनी है। अब जिसने ओपनिंग स्पीच करनी है उसको पता हो कि यार मैंने ओपनिंग स्पीच करनी है। अब जिसने अवार्ड लेना है या अवार्ड देना उसको पहले पता हो कि यार मैंने अवार्ड लेना और देना है, ताकि वो अपने टाइम मतलब उनको उड़े मारा उड़े हुए सा हां उसके हिसाब से वो तैयारी करके आए।
Cabrierosa, na zeigir, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे. सो in business environment, an agenda is used to communicate the item to دي كتاب نور سامونا زي be discussed at the formal meeting. हम इस मीटिंग में क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले से आपको डायरेक्शन दे दो कि हमने ये طب وش ضربة بيكون الضرب زي ده डिस्कस करना है. अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्शन तो नहीं दे रहा, लेकिन बुक आपको बता रही है कि आज हमने टॉपिक कौन सा पढ़ना. بيكون نور سامان ده وش اشتري دي كفاية بس الغاوش كان يمكن الغاوش بوكس كارده بوش चालीस रुपये انت لو كذا اوكي ليش कल हमने टॉपिक क्या पढ़ना है और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमें कौन सा. زغلت ما 40 रुपये رقم ده وهذا روزي مش ناوي لटावी ना नसीजे के मालूम है So the order of agenda specified. يشتغل كي كاتوري تسكي The order in which topics are to be discussed. अब देखो जिस तरह से topics are right from the first topic of the book till now. जिस तरह से बीच लाए 100 रुपये का छोड़ा है जिस तरह से टॉपिक्स आ रहे हैं उस तरह से आपकी मीटिंग हो रही अर्धवे का डबल है है कि नहीं हो रही. सो एजेंडा जिस ऑर्डर में डिफाइन होता है, अब ये ना हो के जनाब 2 बजे अवार्ड सेरेमनी होनी है तो वो जनाब सुबह 9 बजे करा लें आप. بعد عندك تشيك ده लैपटॉप आपके का और जैसे 9 बजे आना था वो 2 बजे उसको करवाने, ऐसा नहीं है ربنا يديك وقتش ليجي बेटा. अब जिस ऑर्डर में आपने चीजें डिफाइन कर दी साल रुपये दे पहलना है ما براكش उसी ऑर्डर में जिस तरह से आपकी पहली क्लास आता दूर स्टडी की अगर फिजिकल जैसे होता था आपका, अगर ऑनलाइन है घंटे के जल्द फर्स्ट टाइम ऑनलाइन है. सो जैसे फिजिकल क्लास में था कि पहले आप इंग्लिश क्लास है तो इंग्लिश क्लास, उसके बाद अगर आपकी क्यूएम में क्यूएम ديزني ده بيكون أجرزاو आपकी अगर बीसी क्लास है फिर वो 4 में अगर आईटी के तो फिर वो मतलब एक सीक्वेंस में चल रहा होता है, फिर आपको बता दिया जाता था. ده قدار سبيجاني كده ना पोस्टवा ठीक है जी. अब तो आपकी अपनी मर्जी है ना कि आप इसको जैसे मर्जी मोल्ड कर लो, लेकिन जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती हैं, जो फेस टू फेस होती है, वहाँ पे पहले बताया जाता है कि आप 9 बजे क्लास स्टार्ट होगी, 10 बजे होगी, 11 बजे होगी, 12 बजे होगी. مؤقت سي तो ये मत और आपने बल्कि अपना एजेंडा डिफाइन किया कि पहले मैंने कौन सी क्लास लेनी है, फिर कौन सी लेनी है, फिर कौन सी أغزى نروش البيت डेली बेसिस. ठीक है जी. तो ये कहना चाह रहे थे यहाँ पे, ये इसकी डेफिनेशन है जी. सो नेक्स्ट इज जी. So responsibilities can be assigned to individual to specify what people are expected to कर. हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दो कि आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है. सपोज जिसने ट्रैवल करनी है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दो, जिसने ओपनिंग स्पीच करनी है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दो, जिसने अवार्ड देना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, जिसने क्लोजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनको टाइम से पहले बता दो ताकि वो वेल सफिशिएंट वेल प्रिपेयर्ड हो अपने काम को मीटिंग में परफॉर्म करने के लिए. ठीक हो गया जी. ओके जी. नेक्स्ट इज जी. It is a good practice to get participants confirmation that they acknowledge and agree. हाँ उनसे साइन भी करवा लो. ये ना हो कि आपने एजेंडा तो फॉरवर्ड कर दिया लेकिन उन्होंने कंफर्म नहीं किया तो वो बोले हमें तो मिला ही नहीं था, बात मुकर जाए हमें तो. आप उनसे साइन करवा लो कि जब बंदा साइन करता तो बंदा बुक हो जाता है, फिर बंदा आगे पीछे नहीं. आई गिव यू एग्जांपल ऑफ अ निकाह. निकाह पे साइन क्यों करवाए जाते हैं?
एक इंसान की जो तबीयत है ना, आप लोगों की जो तबीयत है ना, वो चेंजिंग तबीयत है। अब ये ना हो कि आपने सिग्नेचर किए नहीं है तो आप महीने का बोले जी अब मेरे को नया दोस्त मिल गया, आई एम गोना हैव अ न्यू रिलेशनशिप। जब आप सिग्नेचर कर लेते हो तो आप बाउंड हो जाते हो। अब आप बात से मुकर नहीं सकते। अब अगर आपने भागने की कोशिश की तो कोर्ट इज अवेलेबल, कोर्ट आपको पकड़ेगी, हाँ जी आपने सिग्नेचर किए थे। अगर आपने छुटकारा हासिल करना है तो पहले ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो। और फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा होती है कि आप घबरा जाते हो और आप कहते नहीं बस ठीक है। सिग्नेचर का मतलब आप बाउंड हो गए। नाउ कम बैक टू वर्ड्स, थोड़ा लाइटर मूड आपने एग्जांपल दिया, नाउ कम टू इट। जब आप सिग्नेचर कर देते हो तो अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। अब आपने प्रॉमिस कर लिया कि आप ये काम करोगे तो करोगे। अगर आपने काम ना किया तो कोर्ट, सिग्नेचर मतलब ये है कि वो फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या करना है। ठीक हो गया जी? So next is जी, agenda should be agreed and circulated to all participants in advance of the meeting, allowing sufficient time for participants to prepare for the meeting. वही है कि आप enough time provide कर दो ताकि ताकि वो उन्होंने जो मीटिंग में परफॉर्म करना है वो फुली प्रिपेयर्ड होके तो आए। ठीक है जी, फुली वो तैयार हो। जिस तरह से अब यस एग्जाम का एजेंडा आपके सामने आएगा कि आपको हफ्तों पहले बता दिया जाएगा कि अब आपकी एग्जाम शीट है ये, वो वेल बिफोर टाइम होगा कि आप अपनी रिवीजन कर लो, आप उस टाइम में रिवीजन कर लो। ये नहीं कि आपको आप सुबह उठे आपको रात को मैसेज आएगी सुबह आपका 8 बजे सुबह पीसी का पेपर है, आपको 2-4 दिन पहले तो बताया जाएगा ना, या वीक्स पहले बताया जाएगा, तो सो यू विल हैव एनफ टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ for the final exam. So ये कहना चाह रहे हैं। So layout and content of an agenda. Next is जी layout and content of। अब आपने इसको लिखना कैसे है, layout कैसे करना है, उसका आपने मैसेज में content कैसे डिफाइन करना है जी। So the content of an agenda of all meetings would include the first one is the title, क्या कौन सी मीटिंग है, बिजनेस कम्युनिकेशन की मीटिंग है, किस टाइम पे है, किस डेट पे है, एंड डेज ऑफ द मीटिंग। अगर क्लास की बात करें तो कौन सी क्लास है, फिजिकल क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या किस डेट पे क्लास होनी है, स्टार्ट होनी है, किस टाइम पे स्टार्ट होनी है और कौन से रूम में स्टार्ट होनी है। ठीक है, अगर मैं फिजिकल वैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो कौन सी मीटिंग है जी, परफॉर्मेंस मीटिंग है, डायरेक्टर्स मीटिंग है, सेल्स की मीटिंग है, मार्केटिंग की मीटिंग है, अकाउंट्स की मीटिंग है, कौन सी मीटिंग है, कौन से दिन को मीटिंग है जी, 2 दिन के बाद मीटिंग है, कौन से टाइम पे है, सुबह 10 बजे, कौन सी जगह पे है, रूम नंबर जो है ना वो 10 में है। नेक्स्ट जी, किस पर्पस के लिए मीटिंग हो रही है, वाई का पता होगा तो आप उस हिसाब से तैयारी करके आओगे। अगर वाई का पर्पस का नहीं, मकसद का नहीं पता तो फिर आप कंफ्यूज होगे, पता नहीं यार मीटिंग क्यों कॉल की गई। जी नेक्स्ट इज मिनट्स ऑफ द प्रीवियस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई नीड टाइम टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग जी, जो प्रीवियस मीटिंग हो जाती है, हम मिनट्स आगे गो थ्रू करेंगे, पूरा टॉपिक है इसके बाद जो एजेंडा है वो मिनट्स का ही है, मिनट्स के हम गो थ्रू करना है। वो जो मीटिंग लास्ट होती है उस मीटिंग को लिख लिया जाता है कि इस मीटिंग में किसने क्या बात की और किसको क्या जिम्मेदारी है, हर चीज लिखी होती है। वो जो हर चीज का लिखना है उसे बोलते हैं मिनट्स। और उन मिनट्स को पहले डिस्कस करना होता है जब मीटिंग स्टार्ट करने से कि हाँ जी लास्ट मीटिंग में बताया, मैंने आपको कहा था आपने ये काम किया, आपने किया कि नहीं किया, ये बताएं। आपको मैंने ये जिम्मेदारी दी थी, बताएं आपने जिम्मेदारी फुलफिल। तो नेक्स्ट जो मीटिंग की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है वो प्रीवियस मीटिंग से स्टार्ट होती है, ये बात याद रखना। प्रीवियस में अगर आपने वही काम नहीं किया तो आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया तो आपने अगले लेक्चर आपको खास समझ में आएगा जो आप ऑनलाइन कर रहे हो आजकल, या आप कई लेक्चर भी मिस कर रहे हो, तो फिर आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब है भाई आपकी बेस नहीं बनी तो आपने फिर काम तो करना है फिर आपने। अंडरस्टैंड जी? तो ये कहना चाह रहा है कि मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग डिस्कस कर लो मीटिंग को ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले। सो आर दे एक्यूरेट, या मिनट्स ऑफ, या उनको पहले मतलब मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग उनको पहले डिस्कस करो। अच्छा हाँ जी, पर्सन ए को ये काम दिया गया था, पर्सन बी को ये काम दिया गया था, पर्सन सी की ये जिम्मेदारी थी, ठीक है, पहले वो डिस्कस कर लो, ठीक है। उस पे आपको सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस आएगा तो आप आगे मीटिंग स्टार्ट करोगे। भाई आपने पिछला काम किया नहीं तो अगला काम आपको क्या दिया जाएगा, ठीक है। इन आर दे एक्यूरेट, क्या वो सही थे, ठीक है, देखिए मतलब वो सही परफॉर्म हो गए, ठीक है। सो इन वेरी फॉर्मल मीटिंग देयर इज अ वाइट बोर्ड कास्ट टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग एज बीइंग एन एक्यूरेट रिकॉर्ड और नॉट प्रोसीडिंग्स, ठीक है जी। या जो लास्ट मीटिंग हमारी हुई थी, ठीक है, उसमें अगर आपका कोई पॉइंट हो जो आपको आप समझते हैं कि उसमें हमने कोई पॉइंट प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं किया था, पहले वो डिस्कस कर लें ताकि पहले प्रीवियस सारे इश्यूज खत्म हो जाए, देन वी मूव ऑन। क्योंकि हम जो आगे मूव करते हैं प्रीवियस इश्यूज को खत्म करके मूव करते हैं। तो आपने बुक पढ़ रहे हो तो आप प्रीवियस 6 चैप्टर आप क्लियर करके ही यहाँ पे पहुंचोगे ना। आप भी में आपने 4 चैप्टर छोड़ दिए तो फिर आपको खाक समझ आनी है, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है कि पहले वो सारा एक्यूरेट हो, पहले वो क्लियर हो। अब यहाँ पे ये सारे क्या है, ये मिनट्स हैं जो हम एजेंडा क्या है हम जो गो थ्रू कर रहे हैं, लेकिन मिनट्स हैं जो लिखा हुआ है बीच में। मैं बोल रहा हूँ 7 मिनट्स, मैं मिनट्स साथ लिख। अच्छा, जहाँ बोलने के साथ अब बुक कोई नहीं होती फिर आप साथ लिख रहे हो, आप लिख
ऐसे लिख रहे होते, लेकिन यहाँ पे आप लिख नहीं रहे हो, ज्यादा सुन रहे हो क्योंकि मिनट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है जी, अपॉलजी फॉर एब्सेंस, यहाँ तो आपको जब दिल करे आप जनाब छुट्टी कर लेते हो, आप लेक्चर स्किप कर लेते हो, ऐसे ही ना प्रैक्टिकल अभी तो। लेकिन जब आप जॉब वगैरह में होगे तो बेटा ये पे कोई सीन नहीं है कि आप बगैर बताए छुट्टी कर लें। अभी तो ये है ना कि आप 2 दिन बाद अपनी शक्ल दिखाते हैं सामने क्लास में, जब फिजिकल जब मैट्रिक में थे, एफएससी में थे, आप जनाब किधर थे, बस वो तबीयत खराब थी। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होएगा। अगर आपने छुट्टी करनी है, यू हैव टू वेल इन्फॉर्म बिफोर इन टाइम टू द बॉस that I'm on holiday today. Please accept my apology. So apologies for absence, वो लोग apology करते हैं क्योंकि अगर आप मीटिंग में नहीं है इसका मतलब है कि या तो दाल में बहुत ज़्यादा काला है, आपने अपना काम परफॉर्म नहीं किया, या आप सीरियस नहीं है towards your work. तो apologies करनी होगी. Very sorry for that I am not able to attend this meeting today. So inshallah I will give, और reason explain की जाती है कि why you, अगर genuine reason होगी और लोग उसको accept करेंगे तो आपकी अपॉलजी एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगी। एक्सेप्ट नहीं होगी तो फिर आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। यू हैव टू, जिस अदालत की बात करें, अदालत में भी वो आपको अपॉलजी देनी होती है कि फॉर दिस रीजन आई एम नॉट एबल टू अटेंड द कोर्ट हियरिंग। सो मैटर अराइजिंग फ्रॉम द लास्ट मीटिंग, हाउ एनी एक्शन पॉइंट और आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैव बीन रिजॉल्व, वही डिस्कस करने होते हैं कि आपने लास्ट मीटिंग में जो इश्यूज थे, जो अभी जो प्रॉब्लम आउटस्टैंड कर रहे थे, वो कितने हल हो गए। अगर नहीं हुए तो प्रीवियस मीटिंग के पहले मसलों को हल करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ऐसे ही आगे नहीं चलना होता। जिस तरह से मैं आगे चल रहा हूँ अब यहाँ पे तो मेरी ये है कि आई हैव टू मूव ऑन, लेकिन फिजिक्स क्लास में पहले बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपने कल ये बताया था, क्योंकि इसका मुझे मतलब बताया वो समझ नहीं आई, ये लेक्चर मुझे बात समझ नहीं है, तो वो वहाँ पे पहले आप क्लियर करते फिर आगे मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम डिफरेंट हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड जी। ओह सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। ये जो पॉइंट था ये मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग का पॉइंट था, ये अभी लास्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया। ठीक है, पहले मैंने अपॉलजीज का ही आपको सारा डिस्कस कर दिया, लेकिन अब जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया ये कौन सा जी, मिनट्स ऑफ द प्रीवियस, ये जो सेकंड बुलेट पॉइंट है इसका। ठीक है जी, प्रीवियस मीटिंग वाला वो डिस्कस किया मैंने। अब apology for absence को डिस्कस कर दिया। Participant who know in advance they will not be able to attend a meeting should apologize in advance for their absence. उनको apologies करनी चाहिए। They should apologize for their absence. जी, so these apologies are communicated at the meeting and recorded in a minute. और इनको फिर रिकॉर्ड किया जाता है और बकायदा इनको संभाल के रखा जाता है। और हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। Then the main body, अब आपने मेन बॉडी लिखनी है, आपने किस तरह से लिखनी है। For example, for monthly audit, for monthly audit team meeting, this might include changes in personnel. वो कुछ भी हो सकता है बेटा, वो मतलब डिपेंड करता है। अब ये क्या लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एक पर्सन ने डिस्कस करना है चेंजेस पर इस महीने में कितने लोग नए आए कितने गए, अपडेट ऑन की क्लाइंट एंड करंट प्रोजेक्ट, हमारे की क्लाइंट्स मतलब की प्रोजेक्ट्स कौन से चल रहे हैं, उनकी क्या प्रोग्रेस है, वो एक पर्सन डिस्कस करेगा। फिर थर्ड ब्रीफ रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ, इस महीने हमने क्या कुछ किया वो पर्सन डिस्कस करेगा। देन फोर्थ समरी ऑफ द टेक्निकल ऑडिट अपडेट्स फॉर दिस मंथ, और चौथा डिस्कस करेगा कि इस मंथ हमने क्या लेटेस्ट ऑडिट्स में क्या अपडेट किया। तो ये वेरी करेगी बॉडी जो ना वो एजेंडा बीसी का एजेंडा डिफरेंट है, क्यों का एजेंडा डिफरेंट है, आईटी का डिफरेंट है, इंग्लिश का डिफरेंट है, आगे हर कोर्स का डिफरेंट है, हर काम का डिफरेंट है। आपको सिर्फ एक हेड दे रहा है कि किस तरह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के नॉर्मली किस तरह का होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। ठीक है जी। सो नेक्स्ट है जी मेन बॉडी हमने डिस्कस कर ली, उसमें यस वो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट, मेन सिर्फ उसमें हमने मतलब पॉइंट्स में चीज़ें लिखनी है और आगे वो इलस्ट्रेशन भी आपको दे रहा है आपने किस तरह से मेन बॉडी लिखनी है। आगे जी एनी अदर बिजनेस फॉर एग्जांपल सोशल एंड फिलैंथ्रोपिक टॉपिक आर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट आर कॉर्पोरेट मैसेजेस फ्रॉम द मैनेजमेंट। अच्छा, सोशल एंड फिलैंथ्रोपिक टॉपिक ये होता है बेटा कि सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन काम से हट के भी काम कर रही होती है, जिस तरह से बैरियर दस्तरखान की बात करें या जिस तरह से आप वेलफेयर की एक्टिविटीज में शुमार हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, लाइक आप वो काम कर रहे होते हैं कि जो लोगों के भले के लिए दो आर कॉल्ड सोशल एंड फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज, ये भी परफॉर्म करती है, ये भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर कंपनी उनका मेंशन कर रही है तो उसके लिए सेपरेट हेडिंग बना देते हैं और वो सेपरेट पर्सन उनको डिस्कस करता है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं एनी अदर बिजनेस फॉर एग्जांपल सोशल एंड फिलैंथ्रोपिक टॉपिक आर कॉर्पोरेट मैसेज फ्रॉम डिपार्टमेंट, या कोई स्पेशल मैसेज है कि जो काम से हट के है वो भी डिस्कस किया जाता है, फिर वहाँ पे वो भी डिस्कस करना होता है, या डेट ऑफ नेक्स्ट ये, क्योंकि जो मीटिंग्स होती हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पर होती हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे डेली आपको लेक्चर मिल रहा है, तो यहाँ पे जो आपका एजेंडा है वो डेली बेसिस पे डिफाइन हो रहा है। इस तरह जो मीटिंग्स होती है, जो वीकली मीटिंग है वो हर वीक डिफाइन होती है, मंथली हर मंथ को डिफाइन होती है, एनुअली हर एनुअल को, और जो डेली है वो डेली का टाइम डिफाइन होता है कि नेक्स्ट मीटिंग कल कितने बजे होगी या नेक्स्ट वीक कितने बजे होगी या नेक्स्ट मंथ कितने बजे होगी। ठीक है जी। सो डेट भी डिफाइन। आल्सो नोट दैट, एक पॉइंट दे रहा है कि बेटी आल्सो नोट दैट एजेंडा आइटम शुड बी नंबर टू शो सीक्वेंसिंग एंड रेफरेंसिंग, मतलब जिस सीक्वेंस में चीजें चलनी है, पहले जिसने आना है उसने फर्स्ट उसको लिखना है, सेकंड जिसने आना है उसको सेकंड में लिखना है, जिसने लास्ट में आना है उसको लास्ट में लिखना है। ये लोग लास्ट सबसे पहले आ रहा है, एजेंडे के मुताबिक चीजें चलनी चाहिए। समझते एजेंडा है जी ट्रेन चलनी है 4 बजे, ठीक है, अब 4 बजे ही, अब 4 दूसरी ट्रेन चलनी है 5 बजे, अब 5 बजे ये ना हो कि 4 बजे चले, 4 बजे 5 बजे चले, ये काम ना हो जाए। जिस सीक्वेंस में आपने डिस्कस कर दिया है कि अब ये आपका टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल के मुताबिक ही ओके वो चीज़ें परफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है जी। सीक्वेंसिंग में चीज़ें एंड एड रेफरेंसिंग क्या होता है, उसी के मुताबिक जो है ना वो फिर ये रेफरेंस आपको ये हेल्प आउट करता है कि
पहले क्या काम परफॉर्म करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, ठीक है जी। Appropriate allocation of it may be appropriate to allocate a certain amount of time in order to help the meeting run on time, ठीक है। अब ये ना हो कि आपने पहले को सपोज 10 बंदों को आपने बुलाना है, तो पहले को आपने 2 में दिया, तीसरे को आपने 1.5 में दिया, चौथे को आपने 10 में दे दिया, पांचवें को आपने आधा घंटा। नो, क्योंकि जिसको जितना टाइम रिक्वायर्ड है, हाँ किसी को 10 मिनट रिक्वायर्ड 10 मिनट, उससे पूछना आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड, उनको सफिशिएंट टाइम एलोकेट करो कि वो अपनी बात पूरी कर सके, अपना पूरा डिलीवर कर सके, जिस मकसद के लिए मीटिंग में आए वो मीटिंग पूरा वो उसको 100% वो अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है जी, अंडरस्टैंड जी। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हर एक को एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ टाइम फॉर ईच एंड आइटम टू बी डिस्कस, हर एक को प्रॉपर टाइम दे दो कि वो $60 कट हो रही है। अपनी बात पूरी कर सके, जिसमें आपके पास जो टाइम है वो आप पूरा मिल रहा है हर कोर्स का, ठीक हो गया जी। अब आगे एजेंडा की आप एक एग्जांपल देखें जी। टीम कौन, इसका नाम क्या है जी, टीम मीटिंग नाम है। मेन कहाँ पे होनी है, मेन कॉन्फ्रेंस रूम में होनी है, मंडे को होनी है, 5 जुलाई को इतने बजे होनी है। पर्पस ऑफ द मीटिंग है मंथली क्लाइंट रिव्यू, हमने क्लाइंट का रिव्यू करना है कि इस महीने हमारे क्लाइंट की क्या पोजीशन रही है, कितने क्लाइंट्स नए आए हैं या क्या उन्होंने प्रॉफिट दिया है। चेयरपर्सन कौन है, वकार है जी। एजेंडा कैसा से पहले क्या जी, मिनट्स ऑफ प्लीज मीटिंग डिस्कस, जो प्रीवियस मंथ के जो पॉइंट्स से पहले को डिस्कस किया जाएगा। अपॉलॉजी जो नहीं आ सके उनकी अपॉलॉजी डिस्कस की जाएगी, एक्सेप्ट की जाएंगी। समरी ऑफ द लास्ट मंथ परफॉर्मेंस उसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। मसूद न्यू क्लाइंट रिव्यू ये कौन डिस्कस करेगा, तो फैल करेगा जी। वास्ट रिव्यू कौन करेगा, सलीम करेगा। न्यू कंप्यूटर सिस्टम कौन डिफाइन करेगा, यासिर करेगा। Any other business we are defining it. And date of the next meeting Monday to August, ठीक है। अब ये नेक्स्ट मीटिंग का डिस्कस कर रहा है कि वो कौन परफॉर्म करेगा, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट हियर इज फॉर्मल नोटिस ऑफ अ मीटिंग जी। So formal notice of let me go through the definition. So a notice of a meeting is an official communication that alert the recipient to the existence of a meeting to be held at some point in the future. हम मीटिंग होने से पहले कितना अरसा पहले बता देते हैं कि यार आप इस मीटिंग में आना है। सपोज अगर मैं शादी की बात करूं तो आपको कितना अरसा पहले शादी कार्ड मिल जाता है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन कर सके, आपने जो कपड़े बनवाने हैं, जो आपने प्रिपरेशन करनी है। यू नीड टाइम, वेल बिफोर टाइम टू नो अबाउट द इंसिडेंट दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है जी। इवेंट दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। सो ये कहना चाह रहा है कि अ नोटिस ऑफ अ मीटिंग इज एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, आप नोटिस देते हो ऑफिशियल कम्युनिकेशन का, दैट अलर्ट द रेसिपिएंट टू द एक्जिस्टेंस ऑफ मीटिंग, जो उसको अलर्ट करता है, जो उसको इन्फॉर्म करता है, अलार्म देता है उसको, ओके, कि टू बी हेल्ड एट सम पॉइंट, के फ्यूचर में मीटिंग कब हेल्ड होनी है, कब उसने वकूफ पजीर होना है, ठीक है। उसको टाइम से पहले बता देना कि यार आपने इस मीटिंग में इन्वॉल्व होना है और आपने इस मीटिंग में ये कंट्रीब्यूशन करनी है, ठीक है। सो नोटिस ऑफ अ मीटिंग शुड बी सेंट टू द प्रोस्पेक्टिव अटेंडीज sufficiently far in advance to ensure all required attendees will be able to, उनको टाइम से well before time उनको बता दो भाई आपने इस मीटिंग में इस टाइम पे आना है, ठीक है। The period of time before the meeting occur, next is note, the period of time before the meeting occur when the notice is distributed is called a notice period. अगर आपको 2 दिन पहले बताया जा रहा है, 2 दिन 2 days are called the notice period. अगर आपको 1 महीना पहले इन्फॉर्म किया जाए, that 1 month is called notice period. अगर आपको 6 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाए, 6 month period is called notice period. So there is no fixed rule. It depends upon the situation, it depends upon the type of meeting that you do have. मीटिंग किस तरह की है उस तरह से हमें नोटिस पीरियड भी में देना होता है, ठीक है जी। सो उसके बाद ये मिनिमम नोटिस पीरियड फॉर फॉर्मल मीटिंग्स सच एज शेयरहोल्डर मीटिंग, डायरेक्टर्स मीटिंग एंड एनुअल मीटिंग ऑफिस इन लॉ और कंपनीज ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। हर कंपनी नोटिस पीरियड को अपने हिसाब से डिफाइन करती है, इस बात को याद रखना। देयर इज नो फिक्स डेट एंड देयर इज नो फिक्स डेज, देयर इज नो फिक्स टाइम गिवन इन योर बुक। आपकी बुक में कोई फिक्स टाइम गिवन एज सच नहीं है नोटिस पीरियड का,
ठीक है, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, डिपेंड करता है मीटिंग के ऊपर, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, और हर कंपनी ने अपने डेज डिफाइन किए हुए हैं, या हर कंपनी ने अपना टाइम डिफाइन किया हुआ है कि कितना टाइम पहले हमने इन्फॉर्म करना है टू द पार्टिसिपेंट्स. So last line is the notice of the meeting will include either a summary or detailed version of the agenda. ठीक है जी. So अब जो आपने नोटिस पीरियड में आप समरी बता सकते हो कि ये मीटिंग कंडक्ट होनी है और उसमें आपका ये रोल है, या आप डिटेल में भी अगर बंदा इतना मैच्योर नहीं है जिसने जो पार्ट, तो उसको आप डिटेल में समझा सकते हो कि बेटा आपने इसमें ये एक्शन परफॉर्म करना है. जिस तरह से जब आप टैबलो वगैरह में या बचपन में जब आप स्कूल वगैरह में आपने किसी फंक्शन को अटेंड किया, आपका कोई उसमें रोल था, तो आपको पूरी प्रिपरेशन करवाएगी, तो डिटेल में भी आप उनको बता सकते हो कि आपने इस मीटिंग में ये करना है. ठीक है, दोनों काम हो सकते हैं. तो द नोटिस ऑफ मीटिंग विल इंक्लूड आइदर अ समरी और डिटेल वर्जन ऑफ द, आप डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हो और समरी फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हो. ठीक है जी. सो दिस इज कॉल्ड द नोटिस पीरियड. द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर द मीटिंग अगर व्हेन द नोटिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर द मीटिंग अकर्स, बिफोर द मीटिंग अकर्स, मीटिंग अकर होने से पहले कितना टाइम आपने दिया, व्हेन द नोटिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और आपने नोटिस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इज कॉल्ड द नोटिस पीरियड. आई होप यू अंडरस्टूड जी. आप आगे फिर दोबारा गो थ्रू करें नोटिस पीरियड को, तो ये पीछे आपके गिवन है ऑफ कोर्स जी. So hope for the best, ji. Lecture, yes, I'm done with it. The last topic, inshallah, we cover the next topic, and that is called the minutes of the meeting in detail form. Take good care of yourself. I hope you will understand. Okay, we'll see you in next lecture. سعيد ولا زي سعيد